अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डेफिनेशंस जो है वो शुरू करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। चैप्टर नंबर 4 की जो डेफिनेशंस हैं आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, उसमें भी आपको क्लियरली नज़र आ जाएंगी। और साथ यहाँ भी देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी डिफाइन, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो उससे ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है यानी एक मस्नूई इंसान है, रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, जिसको कानून के ज़रिए पहचाना जाता है, विद द डिस्टिंक्टिव नेम, एक मुख्तलिफ नेम के साथ, यानी कि ऐसा नेम जो किसी और का ना हो। जैसे अब बैंक्स हैं, हबीब बैंक है, हबीब बैंक की तरह का कोई और बैंक नहीं हो सकता, ठीक है। जो हबीब बैंक का नेम है वो वही होगा। एक और बैंक है जो है बैंक अल हबीब। अब इसमें अल हबीब से जो है वो नाम में जो है वो चेंज आ गया, ठीक है। डिफरेंट नेम्स हो गए इनके। किसी भी कंपनी का एक ही नेम जो है वो नहीं हो सकता। अगर एक ही नेम से दो कंपनीज बनेंगी तो जो बाद वाली कंपनी बनेगी उसको सील कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है आ कॉमन सील। इसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील से मुराद होता है इस कंपनी का एक अपना सिग्नेचर होता है। जैसे कि इंसान है वो अपने साइन कैसे करता है, अपना नेम लिखता है, ठीक है। लेकिन कंपनीज़ के साइन कैसे होते हैं, उस कॉमन सील से। जैसे कि अब आप स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप फॉर्म लिखोगे, आप एप्लीकेशंस लिखोगे, या आप जो है वो अपना रिज़ल्ट कार्ड लोगे, तो उसमें आप ये देखना, या आप जिस स्कूल से भी पढ़ के आ रहे हो उस स्कूल में भी आपने देखा होगा कि आपके जो रिज़ल्ट कार्ड है उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होगी, जिस स्टैंप का मतलब क्या होगा कि वो उस कंपनी ने साइन किया हुआ, ठीक है। तो जैसे अब अक्सर ये होता है कि जब आप बिल जमा करवाने जाते हो उस दौरान भी जिस बैंक से आप बिल जमा करवाओगे तो बैंक वाले अपनी स्टैंप लगाएंगे। स्टैंप लगाने से क्या मुराद होता है कि बैंक वाले एक कॉमन सील, अपना एक सिग्नेचर कर देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि जी ये फ़लाँ बैंक में जमा हुआ है। तो इस तरह से किसी भी कंपनी का एक कॉमन सील होती है, एक स्टैंप होती है, ठीक है। अ कॉमन कैपिटल, एक कॉमन कैपिटल होता है। कैपिटल के ज़रिए जो है वो कारोबार शुरू होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। कंपैरिजिंग ट्रांसफरेबल शेयर, जिसमें जिनको हम लोग कंपेयर करते हैं, जिनको हम शेयर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ऐसे शेयर जो कि किसी और कोई और भी ले सकता है। यानी कि मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर ख़रीदे हैं तो मैं वो शेयर किसी और के आगे भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा कैरिंग द लिमिटेड लाइबिलिटी एंड हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है दायमी रहने वाली है, यानी कि कंपनीज़ ऐसी ही होती हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, बहुत लंबा इनका प्रोसेस होता है। यानी कि कारोबार का मालिक जो है वो मर जाता है लेकिन कारोबार नहीं ख़त्म होता। जैसे अब आपने नेस्ले कंपनी को देखा होगा, वो कम से कम जो है वो 150 साल पुरानी कंपनी है। अगर आप कोका कोला की कंपनी को देखो तो वो 100 साल पुरानी होगी है, ठीक है। यानी कि कोका कोला की कंपनी को बने 100 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है वो परपेचुअल रहती है, दायमी रहती है, ज़्यादा देर तक रहती है। जब तक लॉ के ज़रिए, जब तक किसी कानून के ज़रिए उसको बंद ना कर दिया जाए वो बंद नहीं हो सकती। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी से मुराद ये होता है कि इस कंपनी की अपनी एक कानूनी हैसियत होती है, ठीक है। इट मीन्स द कंपनी इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनस फॉर्मिंग इट। इट enjoys मैनी ऑफ द राइट्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन sue और बी sued इन इट्स नेम, यानी ये मुकदमा भी लड़ सकती है या इस पे भी मुकदमा जो है वो लड़ा जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इट कैन ओन एंड ट्रांसफ़र द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये अपनी जो है वो प्रॉपर्टी को या अपने टाइटल को जो है वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है। आप इसकी डेफिनेशन बस यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। कि आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहलाती है, क्योंकि ये अपने राइट्स को खुद ही जो है वो यूज़ कर सकती है एज आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है। इट मीन्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ कंटिन्यूस लाइफ। या आप इतनी ही कर लीजिएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो उसकी कंटिन्यूस लाइफ रहती है। इसको हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कहेंगे कि किसी भी कंपनी का एग्जिस्टेंस वजूद में आना ज़्यादा देर तक रहता है। नेक्स्ट है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, कॉमन सील ऑफ अ कंपनी।
अब कॉमन सील से मुराद क्या होता है कि जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे बात की थी कि किसी भी कंपनी की कॉमन सील से मुराद क्या होता है कि उसका अपना एक स्टैंप होता है, अपना नाम होता है, अपना पहचान होती है उसकी। इस तरह से अब यहाँ से कॉमन सील की जो है वो अलग से डेफिनेशन है। जैसे अब आपको पता है कि कंपनी जो है वो तो ज़्यादा एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने सिग्नेचर खुद नहीं कर सकती, फिर उसकी सिग्नेचर जो है वो बनाए जाते हैं जिसको हम स्टैंप का नाम देते हैं, तो वो स्टैंप ही इसकी कॉमन सील कहलाएगी। कॉमन सील इज़ यूज्ड एज आ सब्सटीट्यूट ऑफ द सिग्नेचर। ये बात आगे जो मैंने बताई है कि सब्सटीट्यूट है, एक जो है मुतबादल है सिग्नेचर के, बिकॉज कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट साइन इट सेल्फ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपना साइन खुद नहीं कर सकती, इसलिए हम एक सब्सटीट्यूट बनाते हैं, एक स्टैम्प बनाते हैं किसी भी जो है वो कंपनी की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। इसको कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर्स भी कहेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पे बिल जमा करवाने के दौरान जो स्टैंप लगने की एग्जांपल दी है वो भी इसी में ही आती है। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी से क्या मुराद है? इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ शेयर, यानी कि कैपिटल जो है वो डिवाइड है नंबर ऑफ शेयर्स पे। द शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड सोल्ड। ऐसे जो शेयर्स हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं और सोल्ड भी हो सकते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एनी अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय दैम, यानी कोई भी लाइबिलिटी किसी मेंबर के ऊपर है तो वो शेयर्स को अनपेड करके भी कर सकती है। आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है, कि वो ट्रांसफ़र और सोल्ड जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुराद होता है कि ऐसी कंपनी जिसके जो है वो मिनिमम जो है वो 2 मेंबर्स हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 50 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वो मेंबर्स नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी से मुराद ये होता है जो गवर्नमेंट की कंपनीज नहीं होती, ठीक है। आसान अल्फाज में आप इसको यही कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट की नहीं हो सकती। इनके मेंबर मतलब जो काम करते हैं, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। एक मेंबर से कंपनी नहीं बनती, 2 मेंबर से कंपनी बनेगी। एंड इट हैज़ टोटल मेंबरशिप जो है वो कैन नॉट बी एक्सीड 50 से ज़्यादा इसकी मेंबरशिप ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है द कंपनी बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स टू द राइट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। कंपनी को राइट नहीं होता कि वो अपनी जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकें। बस इसका इतना ही कर लीजिएगा, ज़्यादा लंबी नहीं करनी। उसके बाद है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ होती हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ कहलाती हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? फर्स्ट, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट 7 मेंबर्स एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स, यानी इसमें कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से कोई लिमिट नहीं, लाखों भी मेंबर हो सकते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स कैसे बनते हैं? जब हम किसी कंपनी को, अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि हम पब्लिक को ऑफ़र करते हैं कि हमारे जो शेयर्स हैं वो ख़रीदें। जब वो हमारे शेयर्स ख़रीद लेते हैं फिर वो हमारी कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। इसी बेस पे जो है वो हम मेंबर्स पे, इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, कम से कम 7 होने चाहिए। 7 से कम नहीं होंगे, 7 से कम होंगे तो कंपनी नहीं बनेगी, और ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए। उसके बाद है इट कैन इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी कि ये एप्लीकेशन लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को एप्लीकेशन जो है वो देते हैं, ठीक है। एक फॉर्म देते हैं कि वो हमारा, जैसे कि हमने शेयर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, फिर इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया था। इस तरह से ये जो है वो पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट करके तो वो करवाती है। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अ कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ लिमिटेड, यानी कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी से क्या मुराद है? लिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये है कि अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उनको, यानी कि जो मेंबर्स होंगे कंपनी के, उन्होंने अपनी पर्सनल जायदाद, यानी कि अपने जो पैसे, अपने
घर की जो निजी जो जायदाद है वो बेच के भी पैसा पूरा करेगा, उसको लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी कहलाएगी जिसमें अपना पर्सनल डाटा वो यूज़ नहीं कर सकता। इसकी आसान एग्जांपल मैं आपको लिख के समझाती हूँ। और कैसे देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था सोल ट्रेडरशिप के बारे में। देखें, सोल ट्रेडरशिप क्या होती है? ऐसा कारोबार जिसमें वाहद बंदा जो है वो इस कारोबार का मालिक होता है। ठीक हो गया? वाहद बंदा जो कारोबार का क्या है? मालिक है। अब वो अकेला मालिक है अपने कारोबार का। ठीक हो गया? तो अगर उसको लॉस होता है तो पहली बात तो ये कि उसका जो कारोबार होगा, उसका जो बिज़नेस होगा, वो उसे बेच के अपने लॉस को पूरा करेगा। ठीक हो गया? अगर बिज़नेस बेच के भी जो लॉस पूरा नहीं होता तो उसको अपना जो है वो घर बेचना पड़ेगा। ठीक हो गया? ऐसे में हम कहेंगे कि इसकी जो लाइबिलिटी है, ठीक है, वो लाइबिलिटी क्या कहलाएगी? अनलिमिटेड कहलाएगी। अनलिमिटेड क्यों कहलाएगी? कि उसको अपना घर भी बेचना पड़ रहा है, उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो या उसकी कोई जायदाद है वो उसको बेच के कारोबार का लॉस पूरा करेगा। ठीक है? लॉस के सूरत में हो सकता है कि किसी का इसने जो है वो किसी से लोन लिया हो, ठीक है, वो पूरा करना है, तो बिज़नेस बेच के भी लोन पूरा नहीं हो रहा तो उसको अपना घर बेच के पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है? इसी तरह से हमारे पास जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये होता है, ठीक है, सॉरी इधर नहीं आता है। लिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद क्या होगा? कि ऐसी लाइबिलिटी जिसमें अगर नुकसान होता है या उसके ऊपर जो है वो पैसा उसको ज़्यादा लगाया होता है उसने, तो वो अपनी पर्सनल जायदाद यानी कि जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, जितना उसने अपने बिज़नेस में पैसा लगाया होगा उतना ही पैसा उसको अदा करना पड़ेगा, उससे ज़ायद पैसा वो अदा नहीं करेगा, यानी कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेफ रहेगी। यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? अ कंपनी इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड टू सच एज द मेंबर ऑफ, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लिमिटेड है, सच द अमाउंट एज द मेंबर में बी रिस्पेक्टिवली अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ अ कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। ठीक है? वाउंड अप का मतलब कि कंपनी ख़त्म होने के दौरान जो है वो अपने एसेट्स जो हैं वो कंपनी के जो हैं वो ही यूज़ होंगे, इसके अलावा उसमें नहीं लगेगा पैसा। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जैसे कि मैंने भी यहाँ पे बता दिया है ये वाली बात कि अगर लॉस होता है बिजनेस में तो वो उसकी पर्सनल जायदाद, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाती है। तो अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ अनलिमिटेड, every member of a company is personally liable to the full extent of his personal asset for the full debts of a company। ठीक है? तो डेट्स और कंपनी के कर्ज़ों को ख़त्म उतारने के लिए उसको जो है वो अपनी पर्सनल जो है वो प्रॉपर्टी पर्सनली लाइबल होगा, पर्सनली ज़िम्मेदार होगा अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। उसके बाद है एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि मुनाफा कमाने वाला काम नहीं करती, वो सिर्फ लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या है? इट एन्जॉयज़ ऑल द प्रिविलेज ऑफ अ कंपनी विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। इट मे बी फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, चैरिटी ETC। यानी कि कुछ ऐसी जो है वो ऐसे भी कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का नेम यूज़ नहीं करती। ये कंपनी सिर्फ प्रमोशन के लिए बनती हैं, कॉमर्स की प्रमोशन के लिए, आर्ट की फ़न की प्रमोशन के लिए, रिलीजियस या चैरिटी, इस्लामी चैरिटी की, यानी मज़हब या सखावत के तौर पे जो है वो कंपनीज होती हैं। ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती बल्कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। उसके बाद है मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम से मुराद होता है, जैसे आपने असूल तिजारत में पढ़ा था, कंपनी का आइन।
कंपनी के आइन से क्या मुराद होता है कि कंपनी के जितने भी बुनियादी जो उसकी शराइत होती हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं, वो उसके ऊपर लिखी होती हैं। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से क्या है, इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ऑफ अ कंपनी का। इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस, ये मुश्तमिल होता है कुछ बुनियादी जो है वो कंडीशंस शराइत पर, अपॉन विच अ लोन ऑफ अ कंपनी कैन बी कॉपरेटेड। इट सेट्स आउट द लिमिट्स आउटसाइड ऑफ विच द एक्शन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट गो। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ तक कि आप इसकी कर लें डेफिनेशन कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक जो है वो एक कानून है, फंडामेंटल एक बुनियादी जो है वो कंडीशन बताई गई है किसी भी कंपनी की, किसी भी यानी कि कंपनी के आइन की, तो जैसे कि उसने कितने पैसों से कंपनी को कितने पैसों से शुरू किया गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो क्या कहते हैं उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं, कंपनी का हेड ऑफिस किधर है। ठीक है, यानी कि कंपनी को शुरू करने से पहले जितने भी हमारे पास उसकी कंडीशंस हैं वो सारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी डेफिनेशंस करेंगे। आप फिलहाल यही आपने याद करनी है। ठीक है, अल्लाह।